हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक वीडियो लेकर जिस पर हम लोग एक चार्ट को एनालाइज करेंगे विद द आइज ऑफ कस्पर इंटरलिंक, यानी कस्पर इंटरलिंक के पर्सपेक्टिव में हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इस एफर्ट से खुश हैं और उसको पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नियर वन के साथ में शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये नहीं पता कस्पर इंटरलिंक क्या है, उन लोगों को छोटा सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। कस्पर इंटरलिंक एक एडवांस फॉर्म है केपी का, ऐसा आप बोल सकते हैं, बट कुछ तरीके इसके अलग भी हैं, लेकिन एक बेसिक्स जो लिया गया है, जो उसका बेसिस है, वो केपी से ही लिया गया है। तो ये सब सब प्लॉट पर काम करता है। तो हमारे पास में केपी में सब प्लॉट पर हम लोग काम करते हैं। ये एक लेवल ऊपर जाकर सब प्लॉट थ्योरी पर काम करता है और इसमें जो सिग्निफिकेटर बनते हैं वो केपी से काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनते हैं। केपी में हम सिग्निफिकेटर के 4 लेवल पे और 6 लेवल पे लेते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेटर कस्पल पोजिशंस के हिसाब से लिया जाता है। ये जो कस्पल इंटरलिंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये खुल्लर पद्धति भी बोली जाती है और खुल्लर थ्योरी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो केपी के अंदर अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में एक कोई प्लेनेट ए है तो वो अपने स्टार का पहले फल देता है और उस स्टार का फल कैसा होगा वो उसका सब प्लॉट बताता है। ये एक बेसिक का कंसेप्ट है केपी के अंदर। कस्पल इंटरलिंक, जिसको हम केसीआईएल भी बोलते हैं, खुल्लर कस्पल इंटरलिंक, उसमें कोई भी प्लेनेट हमारा ए है वो अपने स्टार लॉर्ड के अनुसार फल देगा, लेकिन वो फल कैसा होगा वो उसका सब प्लॉट बताएगा और फाइनली वो फल मुझे मिलना है या नहीं मिलना है वो मेरा सबसेट प्लॉट बताता है। तो यहाँ पर जो स्टार लॉर्ड है उसको ये बोला जाता है कि ये इन्वॉल्वमेंट है और सब लॉर्ड जो है वो कमिटमेंट है और मेरा सबसे प्लॉट जो मेरा हुआ वो मेरा फाइनल कंफर्मेशन हुआ। क्या मतलब है इसका कि मान लीजिए आपके पास में कोई प्लैनेट ए है और वो प्लैनेट ए बोलता है कि स्टार लॉर्ड पर आपका 7th हाउस को इन्वॉल्व करता है, आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, और सब लॉर्ड पर आपका जो है 6th और 10th हाउस आ जाता है और सब लॉर्ड पर ये दो चीज आ जाती है मान लो, तब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर केवल 6th और 10th हाउस की अपीयरेंस है इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट लेवल पर। इन्वॉल्व तो उसने 7th हाउस को किया, यानी कि वो मैरिज देने के लिए रेडी है, लेकिन जब वो सब लॉट लेवल पे गया यानी कमिटमेंट लेवल पर गया तो 6 और 10 डेट्रीमेंटल हाउस आने के कारण वो मैरिज नहीं देगा। यहीं पर हम रुक गए। अब मान लीजिए कि आपके पास में कुछ ऐसा होता कि इन्वॉल्वमेंट लेवल पर आपके पास 7th आ रहा है, कमिटमेंट लेवल पर 6th भी आ रहा है और 7th भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये कहते हैं कि भाई ये 6th के फल भी दे सकता है, 7th के भी दे सकता है, लेकिन फाइनली ये कौन से फल देगा वो फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर अगर 7th आ जाता है, 11th आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये एंड में जाके फ्रूटफुल हो गया, क्योंकि एसएसएल को यानी कि सब लॉट को फाइनली कंफर्म करना है। एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है कि इसमें किस तरह से देखा जाता है और भी कई इसके तरीके हैं, लेकिन एक जस्ट एक ग्लिम्स मैंने आप लोगों को दिया है कि इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो कस्पल इंटरलिंक के अंदर हम लोग जिस चार्ट को भी एनालाइज करने वाले हैं वो एक हॉररी चार्ट है, यानी कि प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से इसको मैंने एसेस किया था और उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके पीछे का एक स्टोरी ये है कि एक बार मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, तो वो अपनी जॉब चेंज के बारे में देख रहा था। साथ ही उसके मन में मूड भी था कि वो फॉरेन सेटल हो जाए या फॉरेन में जाकर जॉब करे। तो ऐसी बातों बातों में जब वो मुझसे बात कर रहा था और उसके ऊपर काफ़ी एक भूत सवार था बाहर जाकर काम करने का, बेसिकली यही बोल सकता हूँ मैं। और वो काफ़ी परेशान भी था कि क्या उसको फॉरेन ट्रैवल मिलेगा, फॉरेन में वो जॉब कर सकता है जिसके लिए वो ढूंढ रहा है। और वो काफ़ी इंडियन एक सिस्टम से, जो जॉब का सिस्टम है, उससे थोड़ा फेड अप भी हो गया था। तो बातों बातों में मैंने उससे जब क्वेश्चन उसके कर रहे थे तो मैंने एक सीट नंबर उससे लिया। मैंने कहा कि तुम मुझे सीट नंबर दे, मैं देख के तेरे को बताता हूँ। तो उसने मुझे एक सीट नंबर दिया जिसको हम हॉरर नंबर भी बोलते हैं। केपी में भी ये एक हॉरर नंबर होता है, तो कस्पल इंटरलिंक में भी सेम एक हॉरर नंबर होता है जो कि सब लॉर्ड के लेवल पर चलता है। तो वो हॉरर नंबर लेके मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने खाना वाना खाया और मेरे मन में काफ़ी एक था कि इसकी चार्ट लगाकर मैं चेक करता हूँ। आई वॉज कीन टू सी द चार्ट। तो मैंने चार्ट लगाकर उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में मैंने उसको कुछ डेट्स दी
और लकीली वो प्रोडिक्शन ट्रू हुई और उन डेट्स पर वो अब्रॉड गया। तो मेरे पास में एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की और कस्पल इंटरलिंक का क्या पोटेंशियल है। चार्ट को देखने से पहले हम लोग ये समझें कि फॉरेन ट्रैवल या अब्रॉड कुछ भी आप बोलें तो उसके लिए कौन कौन से हाउस रेस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ट्रैवल के लिए जब हम देखते हैं तो जो हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं या जो हाउसेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउस जो हैं वो बेसिकली ट्रैवल के लिए देखे जाते हैं। 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रैवल यानी कि छोटी छोटी जो यात्राएं हम लोग करते हैं, एक गांव में चले गए, अपनी प्लेस को आपने छोड़ा, कहीं और चले गए थोड़ी देर के लिए, तो उनके लिए 3rd हाउस को देखा जाता है। 9th हाउस जो है आपकी लॉन्ग जर्नी के लिए है, यानी आप कहीं बाहर जाएंगे, विद इन दी कंट्री ही आप कहीं जा रहे हैं या और वहां पर आप कुछ दिन का स्टे आपने किया और वापस आ गए, तो उसके लिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए हम लोग 9th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस जो आपका है वो फॉरेन ट्रैवल के लिए स्पेसिफिकली देखा जाता है। तो ये 3 हाउस जो हैं ये बेसिक हाउसेस हैं या हम कह सकते हैं कि मेन हाउसेस हैं ट्रैवल के लिए, जिसमें से 12th हाउस जो हमारा है वो फॉरेन ट्रैवल के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं वो फॉरेन ट्रैवल को चेक कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए हम जो है हमारा 12th हाउस जो है वो मेन हाउस बन जाएगा और 3rd हाउस और 9th हाउस जो है वो हमारे सपोर्टिंग हाउस बन जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर हमको देखनी है, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जॉब से रिलेटेड है, यानी ये जो पर्सन फॉरेन जा रहा है उसका मोटो जाने का घूमना नहीं है या वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाना चाहता है और वो पर्पस जो इसका है वो है जॉब। तो 6th हाउस जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, क्योंकि 6th हाउस जॉब का होता है, तो वो भी यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवल के कस्प है इनके साथ में कहीं ना कहीं लिंक बनाना चाहिए। जब वो लिंक बनाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो क्वेरी है फॉरेन ट्रैवल की, जिसमें वो बाहर जॉब से रिलेटेड जा सके या सेटल हो सके, तो वो माना जाएगा कि ये सही है। दूसरा, क्योंकि हम लोग हॉरर ही देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्वेरी की जेन्युइननेस भी चेक करनी होती है और वो मून से देखा जाता है कि आपका मून का जो स्टार है वो जो है, जो भी ये रिलेवेंट कस्प हमारे पास में आए हैं 12th, 3, 9th और 6th, इनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करे या यहाँ पर चंद्रमा या चंद्रमा का स्टार बैठा हो, तब इस क्वेरी को जेन्युइन माना जाता है और उसको देखा जाता है, यानी अर्ज को देखा जाता है कि क्वेरी जिसने करी है उसकी अर्ज कितनी थी, वो जेन्युइन थी या वो केवल मजे लेने के लिए हमसे बात कर रहा था। ठीक है, जब हम ऑलरेडी चेक करते हैं तब 11th हाउस को भी लिया जाता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट का है, यानी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इस भाव को भी देखा जाता है। तो जो सपोर्टिंग हाउस है, प्राइमरी हाउस है, इनके साथ साथ 11th हाउस को भी चेक किया जाता है कि 11th हाउस भी पॉजिटिव हो उस इवेंट के लिए। अगर वो होगा तब वो विश आपकी फुलफिल होगी, यानी वो क्वेश्चन जो होगा उसका फल पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव में जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अब चार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो ये आपका चार्ट है जो यहाँ आप देख सकते हैं 20 नवंबर 2019 का है, जिस समय इस चार्ट को मैंने एनालाइज किया था। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे चंद्रमा को, कि चंद्रमा जो है वो हमारे रिलेवेंट कस्प जो है इस क्वेरी के, वहाँ पर अपीयर होना चाहिए, या चंद्रमा या चंद्रमा का जो स्टार है शुक्र, वो वहाँ अपीयर होना चाहिए। अगर वो अपीयर होता है तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो है क्वेरी जेन्युइन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे लिए जो रिलेवेंट कस्प है वो 3rd हाउस है, हमारा 9th हाउस है, 11th हाउस है और 12th हाउस है। इनमें से किसी भी कस्प के अंदर वो आ जाए। तो चंद्रमा यहाँ देखिए, चंद्रमा यहाँ पर 3rd हाउस में मुझे दिख रहा है और 9th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा मुझे दिख रहा है, 10th और चंद्रमा मुझे 11th हाउस में भी दिख रहा है। शुक्र जो है वो देखिए सब लॉर्ड बन के आया, वेरी स्ट्रांगली वो 12th हाउस में अपीयर हो रहा है। यहाँ आप इसकी साइकी देखिए इस बंदे की, उसके दिमाग में उस समय कंप्लीटली फॉरेन ट्रेवल चल रहा था। ये क्वेरी बता रही है, क्वेरी की जेन्युइननेस से बता रही है। और शुक्र चंद्रमा का स्टार लॉर्ड बन के भी आया, सब लॉर्ड बन के भी आया है ना। फिर आप शुक्र को देखिए, यहाँ पर शुक्र यहाँ पर राशि लॉर्ड भी है 3rd हाउस का, और शुक्र यहाँ पे 12th हाउस में आया, हमने देखा। तो यहाँ पर क्वेरी की जेन्युइननेस जो है वो यहाँ पर आती है। एक और चीज मैं देखता हूं, यहाँ पर चंद्रमा को आप देखिए भाव कुंडली के अंदर, चंद्रमा यहाँ पर 6th हाउस में आया है। 6th हाउस में चंद्रमा आना, इसका आशय यह है, क्योंकि
वहीं जाकर बैठा है, तो जॉब से रिलेटेड एक क्वेरी है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो शुक्र, वो यहाँ आप देखिए 9th हाउस में अपीयर हो रहा है। तो ये बड़ी ब्यूटीफुली इस क्वेरी की जेन्युइननेस शो हो रही है, और उस बंदे का जो माइंड था उस समय वो यहाँ पर एज इट इज प्रिंट होकर आया है कि वो क्या सोच रहा था और वो क्वेरी क्या थी। अब हमको जो है प्रॉमिस पढ़ना है इस चार्ट के अंदर। तो हॉररी जब हम रीड करते हैं कस्पल इंटरलिंक के अंदर, तब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं असेंडेंट को, कि असेंडेंट का जो सबलॉर्ड है वो सपोर्ट करे उस क्वेरी को। अगर वो सपोर्ट करता है तभी हम कहेंगे कि वह गुड है। उसके बाद में जो हम है वो रिलेवेंट कस्प जो हमारा होगा उनको हम पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो 6th हाउस है वो हमारा एक रिलेवेंट कस्प बना था। फिर हमारा 12th हाउस जो है उसको हम पढ़ेंगे, और 11th हाउस को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो भी हमारा विश फुलफिलमेंट का हाउस है। तो ये 4 जो कस्प है हमको इनके एसएसएल को रीड करना है। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल है वो है राहु, और 6th हाउस का जो एसएसएल है वो है शनि, 11th हाउस का एसएसएल जो है वो है गुरु, और 12th हाउस का जो एसएसएल है वो शुक्र। यानी हमारे पास में यहाँ पर 4 प्लैनेट आए हैं, राहु, शनि, गुरु और शुक्र। इनको हमको पढ़ना है कि इस चार्ट के अंदर क्या वो फॉरेन ट्रेवल देते हैं या नहीं। एक और बात यहाँ पर हमको ये देखनी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट का एसएसएल राहु आया है, तो कस्पल इंटरलिंक में कहा जाता है कि राहु जो है वो किसी दूसरे ग्रहों का एजेंट होता है। तो वो जिन ग्रहों का एजेंट होता है, तो राहु जो है यहाँ पर आप देखेंगे जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, वो उनका भी फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु बुध के राशि में है और राहु के ही नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे राहु जो होगा वो बुध का भी फल देगा। राहु में है तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमको पढ़ने के लिए हमारे पास में 5 जो है प्लैनेट्स हो गए, वो हो गए राहु, बुध, शनि, गुरु और शुक्र। तो इनको हम देखते हैं कि या ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो पहले जो हमको है वो है लग्न को पढ़ना है, और लग्न का जो एसएसएल है वो है राहु, और राहु आप यहाँ देखिए वो राहु के स्टार पे है, केतु के उपनक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है। केतु के सबलॉर्ड में होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वो गुरु के और शुक्र के भी सबलॉर्ड में है, क्योंकि केतु यहाँ पर गुरु और शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है कस्पल इंटरलिंक के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो अब हमको जो देखना है वो ये देखना है कि राहु जो है वो क्या फॉरेन ट्रेवल के लिए एग्री करता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ये चार्ट आप देखें, यहाँ पर राहु को आप देखिए, तो ये इन्वॉल्वमेंट लेवल है। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो इन्वॉल्वमेंट लेवल का है, यानी कि स्टार का। ये जो पार्ट है वो सबप्लॉट का, ये सब सबप्लॉट का है। यहाँ पर आपको ऊपर टेबल में भी ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम नक्षत्र स्टार लेवल की बात करेंगे, यानी कि इन्वॉल्वमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, तो केवल हम लोग वो हाउसेस देखते हैं जो इस रिलेवेंट कस्प पे हमारे पास में। तो यहाँ पर देखिए 12th हाउस हमारा रिलेवेंट है, 11th हाउस हमारा रिलेवेंट है, 9th हाउस है, 3rd हाउस है, और हमारा 6th हाउस भी है। तो यानी सारे रिलेवेंट कस्प को यहाँ पर इसने इन्वॉल्व किया है। साथ ही साथ आप जब कमिटमेंट लेवल पर आएंगे, यानी कि उप नक्षत्र के लेवल पे आएंगे, सबलॉट के लेवल पर, यहाँ पर 3rd हाउस भी है, 6th भी है, 10th भी है, 12th भी है और 9th भी है। तो सारे कस्प को इसने यहाँ पर भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन 11th हाउस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ। 11th हाउस का डेट्रीमेंटल एक जो 10th है वो यहाँ पर दिख रहा है। बट ये आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो बंदा बाहर जा रहा है तो ये अपने रुतबे को बढ़ाएगा, इसका थोड़ा सा स्टेटस बढ़ेगा। तो यहाँ पर 10th हाउस स्टेटस अपलिफ्टमेंट दे रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस भी यहाँ पर आया है। फर्स्ट का 10 के साथ में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, फिर 10 के साथ में हुआ है, तो ये स्टेटस में अपलिफ्टमेंट देता है। उपनक्षत्र लेवल पर, यानी कि फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर आप यहाँ चेक करेंगे तो वापस 11th हाउस, 12th हाउस यहाँ पर आए हैं। 3rd हाउस का फिर इन्वॉल्वमेंट है, 6th हाउस का फिर इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर ये इस क्वेरी की जेन्युइननेस को बताता है, ये यहाँ पर बताता है कि राहु इसको फॉरेन ट्रेवल देने के लिए सक्षम है। यहाँ पर 8th हाउस की अपीयरेंस है जो कि थोड़ा सा टेंशन देगी, ये डेट्रीमेंटल हाउस थोड़ा सा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 4th हाउस यहाँ पर वापस देखो अपीयर हो रहा है 444। तो 4th हाउस की इतनी अपीयरेंस होना इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर ये बताता है कि ये वापस आएगा। अगर ये ट्रेवल भी करता है, ही विल कम बैक फॉर सम रीजन।
ठीक है, तो ये फोर्थ हाउस की अपीयरेंस यहाँ पर बताती है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदरलैंड है और मदरलैंड वहां पर वापस बुलाता है। ठीक है, तो राहु हमने पढ़ा तो वो हमको यहाँ पर इस तरह का दिखा। राहु ने हमने बोला था कि राहु जो है यहाँ पर एक किसी ग्रह का एजेंट भी बनता है, और आप यहाँ चेक करेंगे कि राहु जो है यहाँ पर वो बुध के राशि में है, यानी बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध क्या बताता है। तो अब मरकरी को यहाँ पर चेक कीजिए। मरकरी ने यहाँ पर नक्षत्र लेवल पर यानी स्टार लेवल पर 6 को इन्वॉल्व किया है, 9 को इन्वॉल्व किया है, 11 को किया है, 12 को किया है और थर्ड को भी किया है, यानी कि 3, 6, 9, 11 और 12 सारे ग्रह यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। और राहु भी यहाँ पर देखिए राहु के नक्षत्र में ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टार लेवल पर तो 3 और 6 आ रहा है, और 3 और 6 ही यहाँ पर जो है उप नक्षत्र के लेवल पे आ रहा है, साथ में 8 की अपीयरेंस है। अभी यहाँ पर जो है 12 को 11 को यहाँ पर सब लेवल पे और सब लेवल पे किसी भी तरह का कोई डेट्रीमेंटल हाउस नहीं मिला है, और सपोर्ट 3 और 6 का मिला है। लेकिन 12 की रीअपेरेंस यहाँ पर सब लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुध यहाँ पर नेगेटिव है, बुध यहाँ पर सपोर्ट देगा, तो ये प्रॉमिस सही है। यहाँ पर दिखाता है ओवरऑल जो असेंडेंट का प्रॉमिस हमको फॉरेन ट्रेवल के लिए है वो हमको सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंटल टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस की अपीयरेंस मुझे बार बार दिख रही है, और 4th हाउस की अपीयरेंस जो चूंकि बार बार है, तो ये दिखाता है कि ये वापस आने के कुछ चांसेस इसके बनते हैं। अब वो किस रीजन से बनेंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो 12th हाउस वापस यहाँ पर रीअपियर हुआ है एस राहु में जब अपना चेक किया था, 4 के साथ में 12th भी आया था। तो वो ये बताता है कि वो देखिए थोड़े टाइम के लिए वापस आ सकता है, लेकिन फिर वापस चला जाएगा। अब हमको जो देखना है वो देखना है 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस जो है हमारा वो एक रिलेवेंट कस्प है। 6th हाउस में यहाँ पे जो एसएसएल है वो है सैटर्न, तो सैटर्न को हमको यहाँ पढ़ना है। सैटर्न यहाँ पर आप देखेंगे कि वो वीनस के स्टार में है, सैटर्न के सब में है, और वीनस के ही सब में, यानी शुक्र के ही सब में है। हमने शुक्र चंद्रमा के स्टार के लेवल पे देखा था, और सैटर्न जो है हमने सब लेवल पे देखा, तो यहाँ पर ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आ गया है। लेकिन फिर भी हम एक बार इनके जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सैटर्न को आप यहाँ पर देखिए, सैटर्न ने यहाँ पर 3rd को और 9th को और 12 को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया, और 3, 6, 10, 11, 12 के साथ में कमिटमेंट है। 3, 9 और 12 के साथ में यहाँ पर वापस यहाँ पर कमिटमेंट हुई है, फाइनली कंफर्म हुआ है, जो कि सही है। 10 यहाँ पे इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन 8th हाउस की फिर अपीयरेंस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट देती है। यहाँ पर 7th हाउस की भी अपीयरेंस है, और 7th हाउस क्योंकि 12th से 8th है, यानी 12वें भाव से 8वां भाव है, और कस्पल इंटरलिंक में 8th भाव को भी डेट्रीमेंटल बोला जाता है, तो वो भी यहाँ पर थोड़े से ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। लेकिन वापस 12th हाउस की अपीयरेंस आ जाना उसको सपोर्ट दे देता है, तो वो विश फुलफिलमेंट तो इस बंदे की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 12th को देखने के बाद में 11th हाउस को हमको देखना है। 11th हाउस में फिर राहु है, और राहु हमने असेंडेंट में देखा और वो फेवरेबल था। 12th हाउस को आप चेक करेंगे और तो यहाँ पर हमारे पास में शुक्र आता है, यानी वीनस आता है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वीनस जो है यहाँ पर आप चेक कीजिए कि वो बुध के, शनि के और मंगल के स्टार सब लेवल और सब लेवल पे है, ठीक है। तो शुक्र यहाँ पर देखें तो शुक्र ने यहाँ पर 9 और 12 को इन्वॉल्व किया, 3rd को भी इन्वॉल्व कर लिया, 3, 9, 12 का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई। और उप नक्षत्र के लेवल पे यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर 3, 11, 12 की इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट वापस हो जाती है। 6th भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। 10th यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और सब लेवल पर आप वापस देखिए तो 7, 9th हाउस की वापस रीअपियरेंस यहाँ पर होकर सपोर्ट मिल जाता है। 7th हाउस का थोड़ा सा अपीयरेंस है क्योंकि 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, तो 7th यहाँ पर थोड़ा सा डेट्रीमेंटल बन जाता है, तो वो थोड़े से ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, बट 9 का सपोर्ट भी यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर हम इस यहाँ पर प्रॉमिस की बात करें जो इतने कस्प को पढ़ने के बाद में, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉमिस तो यहाँ पर सेटलमेंट का है, कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर है 7th, 8th और 4th की रीअपियरेंस से कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो कुछ डिले यहाँ पर हमको दिख सकता है कि डिले कुछ होगा, इतना जल्दी ये इवेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फॉरेन ट्रेवल का प्रॉमिस चार्ट में बहुत अच्छे से यहाँ पर आ रहा है।
इसकी टाइमिंग कब होगी, इसकी तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप अगर पहले डीबीए को देखेंगे, हम जब असेसमेंट कर रहे हैं उस समय वेनस की दशा चल रही है और वो 2037 तक है। और वेनस जो है इस चार्ट के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो इस इवेंट के लिए फेवरेबल है। दशा लॉर्ड शुड बी फेवरेबल या फिर वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। आप केपी में भी जाएंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट है और कस्पल इंटेलिक में भी ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है। अब हमको भुक्ति को देखना है कि भुक्ति यहाँ पर क्या कहती है। पहली जो भुक्ति यहाँ पर है वो यहाँ पर शुक्र की ही भुक्ति है जो कि 2021 तक रहनी है। उसके बाद में आपके पास में जो भुक्ति है वो सन की भुक्ति है और वो 2022 तक रहनी है। फिर चंद्रमा की भुक्ति 2023 तक रहनी है और ऐसे ही ये सारी भुक्तियां आपकी जो है वो चलेंगी। एक और चीज हमको यहाँ पर जो समझने की है वो ये समझने की है कि यहाँ पर जो ये इवेंट है वो बहुत लेट होने के इवेंट नहीं है, यानी 4-5 साल के बाद ये इवेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी नहीं होने का मेरा मतलब ये है कि ये विद इन ईयर ये इवेंट नहीं होने वाला है, ईयर और 2 ईयर के अंदर ये इवेंट हो जाएगा। तो हमको जिन भुक्ति पे फोकस करना है वो फर्स्ट 3 भुक्तिस पर ही फोकस करना होगा। बाकी भुक्ति हमारे लिए वैसे भी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अगर परसेंटेज वाइज हम यहाँ देखें तो 80% जो है ये प्रॉमिस पॉजिटिव है फॉरेन ट्रेवल के लिए। तो हम जिन भुक्तियों को कंसिडर करेंगे, ये 3 भुक्तियां जो हमारे पास में है, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की, यही हम लोग एसेस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एसेस करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र, सूर्य और चंद्र, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है इस इवेंट का। भुक्ति लॉर्ड शुड बी द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। तो शुक्र को तो हमने पढ़ा, सूर्य और चंद्रमा को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर सूर्य को आप देखिए तो सूर्य जो है यहाँ पर 3rd हाउस के साथ 3rd, 11th और 12th को यहाँ पर कमिट किया है इसने। और यहाँ पर आप देखिए वापस इसने जो इन्वॉल्व किया है, इसने 3rd हाउस को, 11th हाउस को, 12th हाउस को इन्वॉल्व किया। कमिटमेंट लेवल पर वापस 3, 11, 12 आया है। 9th की यहाँ अपेयरेंस नहीं है, दैट इज ओके। 6th हाउस की अपेयरेंस यहाँ पर है और 6th हाउस को वापस सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। 3rd हाउस है, 9th है, 12th है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है 8th हाउस के बारे में कि 8th हाउस यहाँ पर अपियर हुआ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डेट्रीमेंटल नहीं बनता है क्योंकि 9th हाउस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 8th हाउस जो है वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये जो सन है ये शुक्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो 8th हाउस की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा 9 और 12th हाउस फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर आकर उसको और सपोर्ट दे रहे हैं फॉरेन ट्रेवल के लिए। यहाँ पर आप शुक्र को देखिए, यहाँ पर 9 और 12th हाउस यहाँ पर अपेयर नहीं हुआ एसएसएल लेवल पे। उसके बाद में आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा वैसे ही स्वाभाविक प्लेनेट है ट्रेवल का, तो उसका आप देखेंगे तो 3, 9 और 11th हाउस का वहां पर जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ। 6th भी है, वापस 3 के साथ में, 9 के साथ में, 12 के साथ में इसका कमिटमेंट हुआ। 9 है लेकिन फिर भी वापस यहाँ पर 8th हाउस की रीअपियरेंस है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और 8th हाउस का वापस यहाँ पर सपोर्ट मिला तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 9th हाउस भी यहाँ पर जो है वो रीअपियर हुआ है, तो ये थोड़ा सा ठीक है, सपोर्ट वापस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन तीनों भुक्तियों को, यानी तीनों ग्रहों को देखें, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र को, इसमें से सन जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर इन तीनों में से बनता हुआ हमको दिखता है। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और चीज यहाँ पर हमने देखी कि सूर्य हमने पढ़ लिया, चंद्रमा भी हमने देखा, हमने बुध को भी देख चुके हैं, शुक्र को भी देखा, शनि को भी देखा, राहु को भी देखा, और हमने केतु को हमने नहीं देखा। हम ये सारे ग्रह देख चुके हैं। मंगल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में यहाँ पर आ रहा है। 3, 9, 12 की वापस अपेयरेंस है 11 के साथ में, और 3, 9, 11, 12 की वापस रीअपेयरेंस हो रही है। 8th हाउस और 7th हाउस फिर आप यहाँ पर आ रहा है, तो मंगल भी यहाँ पर ट्रेवल देता है। जुपिटर को आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो यहाँ पर 3, 6, 8 और 8, 9 दिखाता है, 3, 9, 7 और इसके इन्वॉल्वमेंट होने के साथ में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी नंबरिंग अगर देखूं तो जुपिटर जो यहाँ पर है वो इतना अच्छा प्लेनेट बन के नहीं आता ट्रेवल के लिए। जब वो देता है लेकिन जुपिटर जो है इतना अच्छा बन के नहीं आता, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जुपिटर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। और यहाँ पर आप देखें मून
भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हमको यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है, वो क्योंकि नेचुरल कारक भी है तो उसको हम ले भी सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे वो नहीं आता। बुध को भी आप यहाँ पे देखिए तो वो भी इतना अच्छा यहाँ पर वर्क नहीं करता। और जुपिटर हमने देखा ही है। केतु को भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो केतु यहाँ पर 3 पे, 9 पे और 12 पे यहाँ पर आया है। 3, 9, 12 का वापस यहाँ पर कमिटमेंट है। 3, 10, 11, 12 का यहाँ पर वापस कमिटमेंट हुआ, तो केतु यहाँ पर अच्छा बन के आ जाता है। Out of these 9 planets, every planet is showing the promise for the chart for this particular event. However, Jupiter, Mercury, and Moon and Mars are seems to be a bit questionable for this particular event, है ना। यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट है। ये मैंने किस लिए दिखाया, क्योंकि अब हम थोड़ा सा गोचर की तरफ जाएंगे तो गोचर में हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट क्या है और वो क्या कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हमको दिमाग में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 3 पे रहेगा, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा पे, और वहां पर ही हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो हमारे पास में जो है 3 अब ईयर आ गए हैं, 2021, 2022, 2023। अब ये ईयर क्या ट्रेवल देते हैं, तो हम आगे अंतरा तक बढ़ने की बजाय हम लोग क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग गोचर की तरफ बढ़ें और गोचर को देखें क्या गोचर जो है वो ये इवेंट देता है। तो ये इवेंट आप देखिए 2019 पर आया था, और 2019 से जो 2021 तक है वो शुक्र की दशा रहनी है, तो शुक्र में शुक्र रहने वाला है। तो क्या ये इवेंट देगा, तो ये हम थोड़ा सा गोचर की तरफ पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पर नवंबर 2019 के गोचर का को मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु यहाँ पर जो है वो वृष मंगल की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। क्वेश्चन जो हमारा लगा था वो लगा था 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर के बाद ही हम देखेंगे। 20 नवंबर के बाद गुरु जो है वो गुरु के राशि में जा रहा है, और गुरु जो है हमारा, हमने देखा कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता, वो एट्थ का सिग्निफिकेटर बनता है जो ट्रेवल को रोकता है। ट्रेवल के लिए भी डेट्रीमेंटल ना, 9th हाउस से 12th हो जाता है, और दूसरी चीज मेंटल टेंशन का भी कारक बन के यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वो ट्रेवल को रोकता है। तो जब तक गुरु जो है वो गुरु के ही राशि में होगा तब तक वो इवेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप देखिए कि वापस में जब मार्च में आया हूँ 2020 में, तब गुरु में है। अब गुरु के बाद में वापस जो है वो शनि की राशि में चला गया, मकर राशि में चला गया है मार्च 2020 के अंदर। और मार्च 2020 में वो सैटर्न के साइन में गया है, और वो रहेगा सैटर्न के साइन में। तो सैटर्न का साइन जो यहाँ पर है वो अच्छा है ट्रेवल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम है हमारा, यानी कि मार्च 2020 वाला 31 मार्च को आया है बेसिकली, ये 31 मार्च 2020 से लेके जो आगे का टाइम रहेगा, और ये कब तक रहने वाला है, ये भी है, और यहाँ पर ये चेंज हो वापस गुरु में आ गया, धनु में आ गया, यानी वक्री हो गया, गुरु वक्री था। और ये जो है 30 जून 2020 तक ही जो था गुरु मकर राशि में था, यानी कि शनि की राशि में था। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमको सूट कर रहा है। इसके बाद में ये वापस धनु में आ जाना है, वक्री हो गया है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। और हम आगे जाएं क्योंकि गुरु की राशि है वो, तो ये गुरु में ही रहने वाला है, और ये वापस यहाँ पर जो है मकर में ये 21 नवंबर 2020 को आ जाता है, और 21 नवंबर 2020 से ये जो है मकर की राशि में रहने वाला है, जो कि ये रहेगा दिसंबर में भी ये मकर राशि में, यानी कि शनि की राशि में है। और अगर मैं 2021 में जाऊं तभी भी ये शनि की राशि में ही है। फेब में, मार्च में, अप्रैल में भी ये देखिए आप, ये कुंभ में प्रवेश कर गया, यानी कि शनि की राशि में ही है। और ये फिर जो है रहने वाला है सैटर्न के साइन में, और जुलाई तक रहेगा। बट हमारे लिए जो टाइमिंग है वीनस के लिए वो 22/3/2021, हमको तो 2020 का हमने देखा, 2021 में भी जो ये जुपिटर जो है वो
उसी में रहने वाला है। तो हमको जो देखना है 2020, 21 और 23, ये 3 चीज़ें देखनी है, ठीक है? और 2022 7th के बाद में भी आप देखिए 8th में ये जो है सैटर्न में ही है, 9th में ये फिर वक्री यहाँ पर होकर मकर राशि में फिर आ जाता है। 10th में भी आप देखिए, यानी कि 10th 2021 यानी अक्टूबर 2021 में फिर मकर राशि में है। नवंबर में ये मकर फिर एक कुंभ में वापस आ जाता है, यहाँ पर आप देखिए, और दिसंबर में ये कुंभ में ही रहता है। उसके बाद में 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में भी ये कुंभ में ही रह रहा है, राशि में, और फिर ये गुरु की राशि में आ जाता है 14 अप्रैल 2022 को। तो 14 अप्रैल 2022 में क्योंकि ये मून में आ जाएगा तो वो हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। तो उससे पहले तक का जो टाइमिंग हमारे लिए है, हमने वो चेक किया कि वो काफ़ी सही है, और गुरु का जो गोचर है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है राशि के तौर पे। बट हमको यहाँ पर ये भी देखना होगा क्या स्टार उस समय पर गुरु का वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं शुक्र की तरफ वापस। तो शुक्र जो है वो मार्च 2021 पे रहने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इस समय मार्च 2020 से जो हमारा टाइम था जून 2020 तक का, वहाँ पर जो जुपिटर था वो सैटर्न में था, वो उसको सपोर्ट कर रहा था। और नवंबर 2021 से जो हमारा टाइम है जनवरी 2021 तक का टाइम, वहाँ पर भी जो है जुपिटर जो था वो सैटर्न के साइन में था, जो भी हमको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमको देखनी है, इसी मार्च 2021 के दरमियान वाली बात ही है वो ये है कि जुपिटर जो था वो 2021 में जुलाई तक था, आप देखिए, गुरु में, और मैं यहाँ पर कुंभ राशि में सैटर्न में ही है। गुरु जुपिटर जो है वो सैटर्न में 2000 वो जुलाई तक है, तो वहाँ पर वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि जुपिटर जो था वो तक जो जनवरी 2021 में था वो सन के नक्षत्र में था, ये देखिए, और सन उसके बाद में उसने नक्षत्र चेंज करके वो चंद्रमा के नक्षत्र में आ गया, और वो चंद्रमा के नक्षत्र में काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र जो है उसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो हमारे लिए अच्छा सिग्निफिकेटर बन के नहीं आ रहा, हमने चेक किया था। तो ये जो ड्यूरेशन है चंद्रमा वाली, जो कि आई थिंक मार्च तक रहने वाली है, यहाँ पर भी आप देखिए, और मार्च में भी अगर मैं जाऊँ तो ये मार्च तक रहने वाली है, 5 मार्च तक रहने वाली है। तो ये जो टाइम होगा ये हम इग्नोर मार सकते हैं, तो ये टाइम हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा नोट करूँ जो हमारे पास में अभी तक की जो टाइमिंग आई है, उसको मैं अगर नोट करूँ तो हमारे पास में नवंबर 2021-19 से हमारे पास में मार्च 2020 का जो टाइम था वो हमारे लिए सही नहीं, उस समय जो जुपिटर था वो सही नहीं था। उसके बाद में हमने देखा कि 31 मार्च 2020 से लगाकर 30 जून 2020 में जो जुपिटर का गोचर था वो हमको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद में फिर हमने देखा कि गुरु वक्री हो जाता है, और 1 जुलाई 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक जुपिटर का वापस जुपिटर के साइन में आने के कारण वो हमारे लिए सपोर्ट नहीं किया। और फिर हमने देखा कि 21 नवंबर 2020 से जो था 7 जनवरी 2020 तक 21 तक जो जुपिटर था वो वापस सैटर्न के साइन में आ जाता है, और जुपिटर जो है वो सन के स्टार में रहता है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल था। और इस बीच में हमने देखा कि 8/1/2021 से जो 5 मार्च 2021 का टाइम है, उस समय जुपिटर जो है वो सैटर्न के साइन में तो है, लेकिन मून के स्टार में होने के कारण ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहा। तो हमने ये जो टाइम था ये हमने फेवरेबल नहीं माना, और बाकी के जो हमारे टाइम थे वो हमने हमारे लिए फेवरेबल माने, ठीक है? तो ये कुछ फेवरेबल टाइम हमारे पास में निकल के आए वीनस में। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो
आने वाला है 1-2 मार्च 2021 के बाद में, वो आएगा आपका सन का। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि 5 मार्च 2021 तक तो हमने देखा वो टाइम सही नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद में कुछ टाइम अच्छा है, क्योंकि अभी तो 22 मार्च 2021 तक रहने वाला है ना। तो हम यहाँ पर देखें अगर गोचर को, 6 मार्च को वो मंगल पे आ जाता है, सैटर्न जो है वो मंगल के उसमें आ जाता है, और मंगल भी हमारा एक अच्छा सिग्निफिकेटर बन के आता है। तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा रहेगा ये इसका 22 मार्च 2021 तक का शुक्र की दशा वाला, यानी कि 6 एक 6 मार्च 2021 से जो भी जुपिटर वीनस का जो लास्ट टाइम है 22 मार्च 2021 तक का, उस समय जो जुपिटर है वो हमारे लिए फेवरेबल बन के आ जाता है। तो ये भी एक हमारे पास में टाइम बन के आया, और ये जो पूरा है ये हमारे पास में वीनस की अंतरा का है। इसके बाद में हमारे पास में जो अंतरा बन के आता है वो आता है सूर्य का। वो जो अंतरा बन के आ रहा है सूर्य का, वो यहाँ पर आ रहा है 22 मार्च, यानी 23 मार्च 2021 मान सकते हैं, या 22 मार्च 2021, 6:50 के बाद वो खत्म हो रहा है। अब 22 मार्च से 22 मार्च तक मानिए 2021 तक का, यानी 1 साल का जो ये अंतरा है सूर्य का, सूर्य में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी 22 मार्च के बाद तो हमारा ये सैटर्न जो है मंगल में, गुरु जुपिटर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर मंगल में ही है, सैटर्न मंगल के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है। जून में, मई में मैं जाऊँ तो भी ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। फिर वो राहु में आ जाता है, और राहु जो है यहाँ पर एक चीज हमको देखनी है कि राहु यहाँ पर मरकरी को भी सिग्निफाई करता है, और मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये सैटर्न जुपिटर जो है वो राहु के स्टार में आया तो उस ड्यूरेशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 22/5/2021, यानी एक जो टाइम हमारे पास में आया है वो ये आया है कि 22 मार्च 21 से लेकर 22 मई 2021 का टाइम जो है वो हमारे लिए अच्छा आ रहा है, जुपिटर यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में जुपिटर जो है वो राहु के नक्षत्र में चला जाएगा, और वो मेरे ख्याल से रहेगा, यहाँ पर भी राहु में ही है, जुलाई में भी मैं आता हूँ तो वो राहु में फिर चेंज हो गया, यहाँ पे शनि में, और फिर चेंज हो जाता है, सैटर्न में तो वो रह ही रहा है, और यहाँ पर नक्षत्र मंगल आ जाता है। यानी ये आया है आपका 20 जुलाई 2021 तक का, यानी कि 23 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक हमारा जुपिटर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में 21 में फिर वो मंगल में आ जाता है, और वो रहने वाला है मंगल में, और वो कब तक रहेगा, ये पूरा सैटर्न मंगल ये भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। 9th में मैं आ गया हूँ, अक्टूबर में भी ये सपोर्ट कर रहा है, नवंबर में भी ये सपोर्ट कर रहा है, और मैं दिसंबर में भी जाऊँ तो भी ये सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं ये 2022 में यहाँ पर आया हूँ, 2022 में भी ये सपोर्ट कर रहा है, और ये 3 जनवरी 2022 को राहु में आ जाता है गुरु वापस। तो यानी यहाँ पर हमारे पास में जो टाइम आया 21 जुलाई 2021 से 2 जनवरी 2022 तक का जो टाइम है, यहाँ पर जुपिटर जो है उसका गोचर हमको सपोर्ट कर रहा है। एक टाइम हमारे पास में ये निकल के आया, ये मार्च 2022 तक का है। तो इसके बाद में ये जो है राहु में ही है, जनवरी में भी मैं देखूं तब भी वो राहु में है, मार्च में भी मैं देखूं तब वो गुरु में आ गया। गुरु भी हमारे लिए एज ए स्टार, गुरु एज ए स्टार या एज ए प्लेनेट हमारे लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 22 मार्च 2022 तक का जो टाइम होगा, यानी कि सूर्य की जो भुक्ति है बाद वाली वो हमारे काम की नहीं रहेगी, या यानी मैं उसको नोट करूं तो 3 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक का टाइम हमारे लिए
जुपिटर सपोर्ट नहीं करता। तो ये 2 सन की भुक्ति के अंदर हमारे पास में टाइम निकल के आए हैं। अब मून का जो अंतरा है, मैं समझता हूँ उसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। तो हमारे पास में जो जो डेट हमारे पास में जो आई हैं, वो ये डेट हमारे पास में आई हैं। तो जो डेट्स में गोचर हमको सपोर्ट कर रहा है, हम उन्हीं की भुक्ति को सेट करेंगे। एक और चीज हमको यहाँ पर देखना है कि सन, हमारे पास में 2 भुक्तियां आई हैं, शुक्र की और सूर्य की। तो हम कौन सी भुक्ति दें? हम क्या शुक्र को लें या हम सूर्य को लें? तो हमने पहले भी ये बात करी थी कि वीनस में और सूर्य में, उन दोनों में सूर्य स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो फाइनल कमिटमेंट लेवल पर, फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर, यानी कि सबके लेवल पर 9th को और 12th हाउस को भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर वापस उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। तो शुक्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमारा सूर्य निकल के आता है। तो यहाँ पर सूर्य की भुक्ति ही सबसे स्ट्रांग मुझे लगती है। तो हम ब्रॉडली हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम है 22 मार्च 2021 से 22 मार्च 2022 का ये टाइम है जिस समय ये जो क्वेश्चनर है ये ट्रेवल करेगा, इसमें वो जा सकता है। पर अभी ये 1 साल का टाइम है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो नहीं जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अब हमको इस विनस के अंदर का अंतरा फिक्स करना है। भुक्ति तो हमारी हो गई, अब हम करेंगे फिक्स अंतरा। अंतरा फिक्स करने के लिए हमारे पास में हमने कुछ डेट्स निकाली हैं, उन डेट्स को हम देखें। तो ये जो डेट्स आ रही हैं सूर्य के अंदर, सूर्य वाला, ये हमारे लिए ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में मून को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काम का नहीं है। और राहु वाली भुक्ति अंतरा को भी हम लोग इग्नोर मारेंगे, कि राहु एज मरकरी अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रांग बन के नहीं आता। जुपिटर को भी हम लोग इग्नोर मारेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। मरकरी वीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसको भी इग्नोर मारेंगे। तो ये जो टाइम है ये हमने मारा। तो जब हमने गुरु का गोचर देखा था सूर्य की भुक्ति के लिए, तब हमने कुछ डेट्स निकाली थी। उसमें हमने कहा था कि मार्च से लेकर मई, ये जो ड्यूरेशन है ये हमारे लिए फेवरेबल है, और जुलाई से लेकर जनवरी 2022 का टाइम जो है हमारे लिए फेवरेबल है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो ये ड्यूरेशन में ये टाइम वहां पर आता है, और मई का जो ये टाइम है 31 वाला, ये भी वहां पे ये ड्यूरेशन जो 5/9/5 से 31/5 की है, तो ये ड्यूरेशन भी वहां पर आती है। उसके बाद में शनि जो है वो नवंबर में आता है, तो ये ड्यूरेशन भी वहां पर आ रही है जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक के बीच में, और ये भी ड्यूरेशन वहां पर आती है। ये ड्यूरेशन वहां पर नहीं आती, तो मार्च वाला शुक्र का जो है हम लोग ये जुपिटर हम लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमको ये चार्ट देखना है, सूर्य, ये जो टाइम है, ये 4 टाइम ये देखना है। तो इस टाइम को हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास में यहाँ पर आया 22 मार्च से लेके 9 मई तक का टाइम, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ पर आया 2021 का हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में जो टाइम हमारे पास में है वो है नवंबर का, यानी कि सितंबर से नवंबर तक का वो टाइम चल रहा है। 11th ऑफ 9 से लेके 8th ऑफ नवंबर का टाइम, यानी कि यहाँ पर 9/21, 10/21, 11/21, ये दो हमारे पास में टाइम आ गए। और फिर उसके बाद में ये जो है केतु वाला टाइम, यहाँ हमको देखना है, जो 30/12 से स्टार्ट हो रहा है और 20/1 पे खत्म हो रहा है, यानी कि 30/12 से स्टार्ट होकर 20/1 पर वो खत्म हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12, 21 और 1/22 का टाइम हमको देखना है, यानी कि ये मार्च, अप्रैल, मई, फिर इसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। यहाँ पर हमको सूर्य का गोचर देखना है कि इन ड्यूरेशन पर सूर्य का गोचर क्या कहता है। क्या सूर्य का गोचर जो है वो सपोर्ट करता है? अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो ड्यूरेशन हमको वैसे भी निकाल देनी है। तो मार्च 2021 में सूर्य आप देखिए वो सैटर्न में है, 22 से वो गुरु की राशि में गोचर कर रहा है।
और ये 1 महीने तक रहना है गुरु की राशि में, 14 मार्च तक, 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक जो ये है वो जुपिटर में रहना है। तो ये हमारे लिए ड्यूरेशन काम की नहीं है। तो जो ड्यूरेशन हमने देखी 22 मार्च से 9/5 तक का टाइम, ये हमारे लिए काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन पे जो जुपिटर है वो हमारे लिए सन जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो 22 मार्च से 9 मार्च वाला टाइम हमारे लिए हटा दिया हमने। उसके बाद में हमको देखना है अप्रैल के बाद में मई। तो मई में आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए मंगल केतु में आ गया 16 को, 16 अप्रैल को मंगल में केतु में है। केतु हमारे लिए इतना स्ट्रांग बन के नहीं आता, तो हम इसको इग्नोर मार्क कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर शुक्र में आ जाता है, ये आता है 28 अप्रैल को, मंगल में है और शुक्र में है सूर्य, और ये मंगल शुक्र में रहने वाला है। और शुक्र सूर्य हो गया, ये भी हमारे लिए काम का है 17 को, तो ये टाइम भी हमारे लिए सही है। तो मई का जो पूरा टाइम है ये हमारे लिए फेवरेबल है, यानी कि 9 मई तक का जो टाइम हमारे लिए रहा वो हमारे लिए फेवरेबल रहा, मई का टाइम जो भी है। तो मार्च हमारे लिए सही नहीं है, अप्रैल हमारे लिए ठीक है, मई हमारे लिए ठीक है। अप्रैल में भी जो हमने जो टाइम देखा था वो था 28 अप्रैल वाला, 28 अप्रैल से मई का जो पूरा टाइम है वो हमारे लिए फेवरेबल यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके बाद में जो हमको देखना है, सीधा सीधा जाना है हमको सितंबर पे। सितंबर में हम जाएंगे, सितंबर में सैटर्न सूर्य जो है वो सन के साइन में है, जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है। फिर वो बुध के साइन में चला जाएगा। बुध जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो 17 तक जो है वो यहाँ पर आप देखिए 1 से लगाकर 17 तक का जो टाइम है वो हमारे लिए सही है, यानी कि सितंबर में 1 से लगाकर 17 तक का टाइम हमारे लिए सही रहा। उसके बाद में वो बुध में जाना है, तो बुध हमारे लिए काम का नहीं है। अगस्त में वो पूरा बुध में है, फिर वो शुक्र में आ जाता है 18 अक्टूबर को, और वो रहने वाला है, यानी कि 18 अक्टूबर को वो सैटर्न हमको सन का गोचर हमको सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद देखिए ये 18-10 के बाद में यहाँ पर ये राहु के स्टार में आ गया, सन मंगल से राहु के स्टार में आ गया है। ये आया है 25-10 को, तो 25-10 से लेके ये फिर राहु के स्टार में रहने वाला है, और फिर ये गुरु के स्टार में आ जाएगा, जो भी हमारे लिए काम का नहीं है सैटर्न। फिर वो शनि के स्टार में आया, यानी कि वो शनि के स्टार में आता है 20 नवंबर को। तो अक्टूबर में हमारा जो है ये टाइम वो 24-10 तक के लिए था, 24 और 10। उसके बाद में ये 11 को, यानी कि 20 नवंबर को वापस हमको सपोर्ट करेगा, और ये करेगा 3 दिसंबर तक, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद में वो वापस जो है बुध के नक्षत्र में आ जाता है, जो हमारे लिए काम का नहीं है। फिर वो केतु के गुरु की राशि में आ गया, वो भी हमारे लिए काम की नहीं है। और 2022 जनवरी में अगर आप देखें तो वो गुरु की राशि में ही है, वो हमारे लिए काम का नहीं। फिर वो सैटर्न में है, लेकिन वो सूर्य के नक्षत्र में भी आ जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी के बाद ये 22 जनवरी तक का टाइम जो है 2022 का, ये हमारे लिए काम का है यहाँ पे। उसके बाद में वो चंद्रमा में आ जाएगा, तो हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब इस ड्यूरेशन जो हमको गोचर का सपोर्ट जो हमको मिला है उसको इस टाइम में देखें, तो सन का गोचर जो है वो पूरा निकल जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे लिए काम का नहीं। चंद्रमा का हमने पहले वैसे ही हटा दिया था। मार्स का गोचर हमारे लिए काम का है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो है सन वो मार्स के साइन में और वीनस के स्टार में है, और वीनस के साइन में और सन के स्टार में है, तो यहाँ पर वो हमको सपोर्ट कर रहा है। राहु का गोचर हमने पहले ही हटा दिया था, गुरु का गोचर गुरु का अंतरा हमने पहले ही हटा दिया था। सैटर्न जो है वो यहाँ पर हमको पार्शियली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बुध हमको यहाँ पर जो है वीक था, तो हमने पहले ही इसको हटा दिया था। केतु में हमने हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर सन जो है वो जुपिटर के साइन में वो सपोर्ट नहीं करेगा। विनस हम वैसे ही हटा रहे हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन ये भी ड्यूरेशन हमारे लिए काम की नहीं थी।
तो हमारे पास में फिर उठ के दो अंतर आ गए यहाँ पर, मंगल और शनि, ये दो। अब मंगल और शनि में से कौन से अंतरा हमारे लिए काम का है, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो डेट हमारे पास में आई है, वो डेट जो अब आई है हमारे पास में, वो ये है कि 9/5/2021 से लेके 31/5/2021 तक का टाइम, और एक टाइम जो हमारे पास में आया है वो आया है 11/9/2021 से लेके 8/11/2021 तक का टाइम। तो ये डेट हमारे पास में निकल के आई है, और ये ड्यूरेशन काफ़ी सही ड्यूरेशन है क्लाइंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। मैंने इसके आगे भी जाकर सूक्ष्म तक देखा था, चंद्रमा और चंद्रमा के गोचर को देखकर ये सेम तरीके से चंद्रमा का गोचर क्या है, सूक्ष्म यहाँ पर क्या कहेगा, प्राण दशा यहाँ पे क्या कहेगी, लेकिन उस इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तक मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। मैंने मेरे फ्रेंड को मई का टाइम और सितंबर का टाइम, सितंबर का टाइम निकाल के उसको दे दिया था कि भाई ये जो टाइम तेरा होगा इस ड्यूरेशन में तू जो है ट्रैवल करेगा। और जब बाद में उसने मुझे कंफर्म किया, जब मेरी उससे बात हुई थी काफ़ी टाइम के बाद में, उसने मुझे कंफर्म किया कि हाँ वो अब ट्रैवल करने वाला है और मई के अंदर वो ट्रैवल करेगा। तो अराउंड सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर उसने ट्रैवल किया था और वो चला गया था, और वापस भी आया था कुछ महीनों के बाद में। और वापस आने के बाद में अपने वाइफ के साथ में, अपने बच्चे के साथ में फिर ट्रैवल उसने किया था। तो जो हमने 4th हाउस हमको रीअपियर हो रहा था वहाँ पर कि इसका वापस आने के चांसेस बन रहा है, लेकिन वो वापस जाएगा, तो उसका रीज़न ये था वो फैमिली के साथ में आया था, फैमिली के साथ में वापस गया था। अगर आप थोड़ा सा वापस प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो को देखेंगे तो सेकेंड हाउस भी वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा था, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से मैंने ये चार्ट एनालाइज किया था और कैसे मैं इस डेट पर आया था और कैसे वो डेट वर्क भी करी। तो ऐसे और भी कई एग्जांपल्स मेरे पास में हैं, जो रियल टाइम केस स्टडीज़ हैं, जो समय समय पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो मैं मिलूँगा अब आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।